प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो ये पाठ्यक्रम है जिसके ऊपर मैंने बार बार चर्चाएं की है, एक बार पुनः मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूं कि जो ये आपका पाठ्यक्रम है इस द्वितीय प्रश्न पत्र का, ये 100 अंकों का है और इसकी जो अंक योजना के अनुसार जो प्रश्न आपके जो मुख्य परीक्षा में आते हैं, इस पेपर में केवल 5 ही प्रश्न आते हैं जो अथवा में होते हैं और उन दोनों में से एक एक आपको करना होता है। यानी कुल 10 प्रश्न और 10 में से कुल 5 प्रश्न आपको करने हैं और इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 500 शब्द हैं। 4 से 4.5 पेज तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जो आपके 12वीं क्लास 11वीं 12वीं क्लासों में जो लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक या बहुविकल्पी जो प्रश्न पत्र में आते थे, वो अंक योजना यहाँ पर नहीं है। यहाँ केवल बड़े ही प्रश्न हैं, इसमें कोई छोटे प्रश्नों का प्रावधान नहीं है। तो जो आपका पाठ्यक्रम है 40 अंकों का पाठ्यक्रम भाषा विज्ञान से संबंधित हैं, जिस पे केवल 2 ही प्रश्न 20-20 अंकों के आपके आएंगे, जिस पर मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में आपको विस्तार से पढ़ा दिया है। और जो 60 अंकों का जो शेष पाठ्यक्रम है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इनसे संबंधित इन चारों कालों की जैसे परिस्थितियाँ, इनमें कहीं नामकरण विवादास्पद है तो नामकरण, प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, साथ ही प्रत्येक काल खंड में जो और उपखंड हैं उन सभी की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, ये आपका पाठ्यक्रम है। जैसे मान लीजिए आदिकाल को हमने अभी पढ़ाना शुरू किया है, जिस पर मैंने 2-3 बिंदुओं पर आपको पढ़ा दिया है। जैसे एक पहला बिंदु आपके पाठ्यक्रम में है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जिसके ऊपर मैंने 2-3 ऑनलाइन कक्षाएं लेकर के आपके साथ में विस्तार से चर्चा की हैं। दूसरा जो बिंदु था आपका वो था आदिकाल। आदिकाल को हमने प्रथम काल के रूप में पढ़ना आरंभ किया। तो आदिकाल की प्रमुख जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर भी मैंने 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में आपको विस्तार से पढ़ाया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिया, महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपकी, और वह है आदिकाल का नाम सर्वाधिक विवादास्पद है, विद्वानों के मतों की समीक्षा कीजिए। तो जिसमें हमने 2 बिंदुओं पर चर्चा कर ली है और दोनों बिंदु हैं आदिकाल को प्रारंभिक काल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पुकारा। उनके मतों की हमने उनके मत की समीक्षा की। साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस प्रारंभिक काल को आदिकाल के एक ना अधिक युक्ति संगत समझा, उनके मतों की हमने समीक्षा की। और अब हम आगे आरंभ करने जा रहे हैं संधि एवं चारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने ये नाम दिया है। डॉक्टर वर्मा जी ने इस काल को 2 भागों में विभाजित करके संधि काल और चारण काल नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने चारण भाटों की रचनाओं को चारण काल में सम्मिलित किया है और हिंदी भाषा के मिलन बिंदु को, यानी अपभ्रंश भाषा, जो मिलन बिंदु है अपभ्रंश भाषा को, उसमें इन्होंने ला करके यहाँ इस संधि काल में सम्मिलित किया है। अब इनके मत की हम समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, इस नामकरण में वे ही कमियां हैं जो वीर गाथा काल में हैं। चारण काल नाम रखने से दूसरे नाथ, सिद्ध, विद्यापति और जैन धर्म से संबंधित, यानी सिद्ध, नाथ और जैन धर्म से संबंधित काव्य और विद्यापति का काव्य जैसे स्वतंत्र कवियों की रचनाओं का बोध इस नामकरण से नहीं होता है। दूसरी ओर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने एक भी चारण कृति का कहीं उल्लेख नहीं किया है और ये नाम इस दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस नाम से युग विशेष की प्रमुख प्रवृत्तियों का बोध हमें नहीं हो पाता है। चारण काल में भी वीर गाथा काल यानी वीर रसात्मक रचनाओं का ही बोध हो पाता है और संधि काल में केवल अपभ्रंश की रचनाएं सम्मिलित की हैं, तो शेष जो साहित्य हैं इस नामकरण से छूट जाता है। नामकरण ऐसा होना चाहिए
जो सभी प्रवृत्तियों का, सभी साहित्यकारों की लेखनी का, उनकी विषय वस्तु का सभी का वो बोधक हो, उन सभी का ज्ञान कराएं, ये सारी विषय वस्तु उस नामकरण में सम्मिलित हो जाएं। चौथा नामकरण हमारे सामने है। चौथा नाम दिया बीजोपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को बीजोपन काल नाम दिया है, और ये नाम भी एक दृष्टि से उचित नहीं है। साहित्यिक प्रवृत्तियों की विविधता को देखते हुए भी इस काल को यह नामकरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि केवल प्रवृत्तियों का बीज ही नहीं बोया गया है। इससे पहले भी ये प्रवृत्तियाँ चली आ रही है, जैसे प्रकृति चित्रण पहले से ही कवियों संस्कृत साहित्य शास्त्र से चला आ रहा है, और यहाँ कोई नवीन प्रवृत्ति ये नहीं है। भक्ति की प्रवृत्ति भी जैसे प्राचीन प्रवृत्तियाँ आपके महाभारत, इसमें रामचरितमानस और भक्ति की प्रवृत्तियाँ भी जैसे पहले से चली आ रही है बंगला साहित्य वगैरह में, तो और वीरता की प्रवृत्ति भी युद्ध वगैरह पहले से भी होते आ रहे हैं। तो ये कोई नवीन प्रवृत्ति नहीं, इनका केवल बीज नहीं बोया गया, और ये प्रवृत्तियाँ पहले से चली आ रही है, जिसमें यहाँ इनका उल्लेख हुआ। तो यूँ भी इस काल में प्राय अपने पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया है, तो ये नामकरण भी उपयुक्त नहीं है। चौथे नामकरण की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और चौथा नामकरण है सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग। पंडित राहुल सांकृत्यायन का ये नामकरण अपेक्षाकृत थोड़ा वजनदार है। इन्होंने सिद्धों के उपेक्षित साहित्य को पूरा महत्व दिया है। राहुल जी की दृष्टि में सिद्धों का लिखा हुआ धार्मिक साहित्य ही प्रधान है। दूसरी ओर सामंत काल में सामंत शब्द से राज स्तुति परक, यानी राजाश्रय में रहकर के राजाओं की प्रशंसा करने वाला वीर रसात्मक काव्य, तो राज स्तुति परक रचनाओं के प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है। यह नाम भी एक तरह से अनुपयुक्त हैं, क्योंकि एक और सिद्ध कवियों की ओर संकेत हैं, तो दूसरी ओर कवियों के बजाय आश्रयदाताओं का इसमें उल्लेख हुआ है। तो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा दिया हुआ ये सिद्ध सामंत युग भी एक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले नामकरण की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और वो नामकरण है आरंभिक काल। मिस्र बंधुओं ने इस काल का नाम आरंभिक काल रखा है। यह एक सामान्य संज्ञा मात्र है, इसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। इन्होंने मिस्र बंधु विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा और अनेक अध्याय किए, किंतु इन नामों से आदिकाल की कोई सर्वथा उपयुक्त संज्ञा या परिभाषा नहीं बनती है, अतः ये नामकरण भी उचित नहीं है, आरंभिक काल भी उचित नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं प्रारंभिक काल, और ये नामकरण दिया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। देखिए, इसके नामकरण की ओर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इस काल का नाम प्रारंभिक काल रखा है। वे आदिकाल के विरोध में लिखते हैं कि 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक हिंदी की एक भी प्रामाणिक रचना का अभाव यही सिद्ध करता है कि जिसे वे हिंदी का आदिकाल कहने का लोभ कर रहे हैं, वह वस्तुतः अपभ्रंश का प्रौढ़ काल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी की जिन अज्ञात कृतियों की खोज में हिंदी की जिन अज्ञात कृतियों की खोज में उलझे हैं, वस्तुतः वे कभी निर्मित हुई ही नहीं। ये गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन है। अतः डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का नामकरण सर्वदा नवीन है, लेकिन सभी विद्वानों द्वारा इस नामकरण को मान्यता नहीं दी है प्रारंभिक काल, क्योंकि इसमें भी वही कमियां नज़र आ रही है कि प्रारंभिक अर्थात किन्हीं चीज़ों का, किन्हीं विशेषताओं का, किन्हीं काव्य प्रवृत्तियों का केवल प्रारंभ मात्र हुआ, जबकि वे परंपरा से भी चली आ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले नामकरण की ओर हम बढ़ते हैं वीर काल या चारण काल या वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। इनमें भी वही कमियां नजर आएगी जो आचार्य शुक्ल जी के नामकरण में थी।
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने प्रारंभिक काल को वीर काल नाम दिया है और इस नामकरण से केवल वीर गाथात्मक रचनाओं का ही बोध होता है। वीर प्रवृत्ति के अलावा अन्य काव्य प्रवृत्तियों की जानकारी इस नामकरण से नहीं होती है। अतः इस नामकरण में न तो व्यापकता है और न ही औचित्य। इस नामकरण में वे ही कमियां हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के वीर गाथा काल में रही है। प्यारे विद्यार्थियों, अगले नामकरण की ओर हम आगे बढ़ते हैं और वो है 9वां नामकरण चारण काल। बात वही हो गई, रामकुमार वर्मा जी ने भी इसे चारण काल और संधि काल कहा है, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल कहा है। तो इनमें प्राय सभी में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीर काव्य की रचनाएं चारण भाट कवियों ने ही की हैं और ये अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में इन्होंने काव्य लिखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण सर्वप्रथम डॉक्टर गिरियर्सन ने किया था। गिरियर्सन जी से पहले नामकरण की ओर किसी अन्य विद्वान का ध्यान तक नहीं गया। गिरियर्सन ने इसे चारण काल तो कहा, किंतु चारण काल कहने के पीछे उन्होंने कोई परिपुष्ट या कोई पुष्ट प्रमाण पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किए। वे यह भी नहीं बता पाए कि चारणों की जैसी प्रवृत्ति इस कालखंड में मिलती है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में गिरियर्सन द्वारा किया गया नामकरण अनुपयुक्त ही प्रतीत होता है। प्यारे विद्यार्थियों, 10वें नामकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं और 10वां नामकरण ये आपके सामने है अंधकार काल। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ जी ने आदिकाल का नामकरण अंधकार काल के नाम से प्रस्तुत किया है। इनका नामकरण भी उचित नहीं है। आज अनेक अनुसंधानों के आलोक में इस काल की साहित्यिक, दार्शनिक, धार्मिक और राजनीतिक सामग्री स्पष्ट होती है। अतः अंधकार काल के नाम का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। अंधकार काल कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है कि आदिकाल की सारी चीज़ें जो है अंधेरे में हैं, पर्दे में हैं, दिखाई नहीं देती, जबकि प्रारंभिक काल की यानी आदिकाल की रचनाएं, प्रवृत्तियां सभी स्पष्टता से उभर करके सामने आती हैं। अतः ये नामकरण भी उपयुक्त नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, 11वें नामकरण की ओर हम आगे बढ़ते हैं और वो है अपभ्रंश काल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल के स्थान पर या आदिकाल को अपभ्रंश काल कहना अधिक उचित समझा या ये अपभ्रंश नामकरण उन्होंने दिया। इनका मत है कि आदिकाल में जितना साहित्य रचा गया उनमें अधिकांशतः अपभ्रंश भाषा में रचित है, लेकिन युग विशेष की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिज्ञान इस नाम से भी नहीं हो पाता है। अतः यह नाम भी उचित नहीं है। इससे केवल अपभ्रंश भाषा की ही रचनाओं का बोध हो पाता है। हिंदी भाषा जो 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी से जो आरंभ होती है, उस भाषा में रचित रचनाओं का बोध इस नामकरण से हमें नहीं हो पाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने 11 नामकरणों पर विचार किया है, इनकी समीक्षाएं की हैं। हर विद्वान ने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने नामकरण का प्रमाण सहित अपना मत रखा और उनकी हमने समीक्षाएं करते हुए उपयुक्त मत जो है वो आदिकाल को हम ठहरा रहे हैं। आदिकाल कहने से किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहता, सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदी का प्रारंभिक काल नामकरणों के जंगल में भटक गया है। यद्यपि सभी विद्वानों ने अपने अपने तर्क देते हुए अपने अपने दृष्टिकोणों से नाम सुझाए हैं, नामकरण दिए हैं, किंतु कोई भी नामकरण न तो व्यापकता लिए हुए हैं और न ही पूरी तरह औचित्यपूर्ण ही लगता है। सभी नामों की समीक्षा करने के पश्चात यही निष्कर्ष निकलता है कि आदिकाल नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आदिकाल और प्रारंभिक काल में थोड़ा सा अंतर है। आदिकाल नाम जहाँ प्रारंभ का सूचक मात्र है और व्यापकता से रहित, वहीं प्रारंभिक काल शब्द प्रारंभ का सूचक तो है ही, व्यापकता की भावना से भी युक्त हैं।
किंतु आज नवीन शोध खोजों के आधार पर आदिकाल नाम सर्वग्राह्य भी हो चुका है, यानी सभी ने इसे स्वीकार कर लिया है। प्रवृत्ति विद्वानों ने इसी आदिकाल नाम को स्वीकार किया है। ये नाम इस कालखंड की अनेक विशेषताओं को अपने में समेटे हुए हैं। इस नाम से एक व्यापक धरातल का बोध हमें हो जाता है, जिस पर आगे आने वाले साहित्य का विशाल भवन खड़ा है। भाषा की दृष्टि से भी इस काल में हिंदी का आदि रूप ही दिखाई देता है। साथ ही हिंदी में विकसित अधिकांश प्रवृत्तियों के आदिम बीज भी इस कालखंड में उपलब्ध हैं। अतः इस काल को यानी आदिकाल के नामकरण को स्वीकार करने पर हिंदी की विविध काव्य प्रवृत्तियों का इसमें समावेश हो जाता है। तो अतः इन सभी नामों की समीक्षा करने के उपरांत हम यही कह सकते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वाधिक तर्कसंगत जो नामकरण है वो प्रारंभिक काल को हम आदिकाल कहना ही सर्वाधिक उपयुक्त समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन 3 विषय वस्तुओं पर हमने आपके जो 3 विषय हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जिनमें इसके आगे आदिकाल जो हमने आरंभ किया था, आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ यानी परिवेश और पृष्ठभूमि। उसके बाद अगला जो हमने आरंभ किया था अगली विषय वस्तु, और वो है आदिकाल का नामकरण विवादास्पद है, जिस पर हमने समीक्षाएं की, सभी विद्वानों के मतों को आपके समक्ष रखा। अगली जो विषय वस्तु हम लेंगे वो है आदिकाल की विभिन्न काव्य प्रवृत्तियों को सोदाहरण समझाइए। तो ये मॉडल आंसर जो है इनके PDF नोट्स बना करके हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं, आप वहाँ से भी इनको पढ़ सकते हैं। साथ ही इन सभी की YouTube चैनल पर हम वीडियोज बना करके अपलोड कर रहे हैं, CCE राज चैनल पर, आप वहाँ से भी इनको ओपन करके पढ़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप तैयार रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।